सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्लास नंबर 2 जो कि ओवरऑल क्वांटिफाई बैंकिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 100 है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड मुझे भी कि आप लोगों ने भी मेरा साथ निभाया, तो सो दैट हम लोग धीरे धीरे 100th लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, थैंक यू तुम तीनों को भी। ओके, सो चलो सेंचुरी पूरा हो गया हम लोग का आज, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास रिवाइज कर लिया था। ओके, तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में ही अच्छा मेरा फोन साइलेंट है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ साइलेंट तो है भाई। चलो, सो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में बताओ हम लोग क्या समझने वाले हैं। हम लोग कोर बेसिक्स ऑफ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन समझने वाले हैं और हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हमारे प्रीवियस नॉलेज से, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को वापस हम लोग रिपीट करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कोर नॉलेज के साथ। क्योंकि अब आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग हमेशा सिर्फ प्रिंसिपल रूल ऑफ या फंडामेंटल रूल ऑफ जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम लोग, या काउंटिंग है उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, राइट। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स 5, 4 एंड 8 इफ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। ठीक है, एनीवे यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ द डिजिट अलाउड होना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई एक डिजिट तो रिपीट होना ही पड़ेगा क्योंकि हमको 4 डिजिट नंबर क्रिएट करना है और हमारे पास 3 ही डिजिट है, तो रिपीटिशन एनीवे यहाँ पे अलाउड होना ही चाहिए। तो बनाते हैं, हमारा प्रीवियस नॉलेज यूज करते हैं। 1, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ब्लॉक बन गया। ठीक है, 4 ब्लॉक बन चुका है। तो क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है और हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, वी हैव गॉट 3 डिजिट्स। ठीक है, फेयर एनफ, बहुत सही बात है। तो दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है, सही बात है। दिस सेकंड प्लेस कैन बी आल्सो फिल्ड इन 3 वेज क्योंकि हम लोग नंबर्स नहीं, डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं। ये वाला प्लेस भी 3 वेज में भरा जा सकता है, ये वाला प्लेस भी 3 वेज में भरा जा सकता है, यानी हर एक बॉक्स के पास 4 ऑप्शन करके रहेगा। हर एक बॉक्स के पास 4 ऑप्शन करके, क्या क्या है वो ऑप्शन, 5, 4, 8। सॉरी 4 नहीं, 3 ऑप्शन करके है। तो हर एक बॉक्स के पास 3 ऑप्शन करके है, तो यहाँ पे 4 बॉक्स है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 टू द पावर 4 विच इज 81। ठीक है, आई होप ये सब चीज बहुत इजी अभी आपको लग रहा होगा क्योंकि हमने पहला क्लास कर लिया है और पहले क्लास में हमने ये सारा चीज कवर कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। ठीक है, ये फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग उसके हिसाब से हो जाता है। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 497 283 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ ग्लिच हो गया था, टेक्निकल ग्लिच थोड़ा सा रह रहा है लास्ट क्लास से, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक इन्वर्टर का इशू भी आ रहा है। ओके, एनीवेज, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ये सारे डिजिट्स इफ रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो 4 डिजिट इवन नंबर मुझे क्रिएट करना है, तो ये हो गया 4 डिजिट, मैंने पहले क्रिएट कर लिया। ठीक है, 4 डिजिट मैंने क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब देखो, अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है ना, ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है, इसमें 2, 4, 8 ओनली, ये तीनों ही आ सकते हैं और कोई डिजिट आ ही नहीं सकता। कैन यू गेट इट? आपको ये समझ में आ रहा है? इवन नंबर चाहिए ना भाई, तो इवन नंबर कब होता है, जब लास्ट डिजिट इवन होता है। तो यहाँ पे 6 नंबर में से, आई मीन 6 डिजिट में से 3 डिजिट ही इवन है। सो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक और दिस पर्टिकुलर प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 3 वेज। अब यहाँ पे कोई एक इवन नंबर तो आ चुका होगा, जैसे या तो 2 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, या फिर 8 आ जाएगा, कोई एक आ जाएगा, बाकी दोनों फ्री रहेंगे मेरे पास। ओके, तो ये जो 3 जगह है,
इनके लिए मेरे पास 5 डिजिट्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। ये तीनों ऑड डिजिट्स तो रहेंगे 973, और साथ में से यहां पे एक इवन नंबर बैठ गया, बाकी दोनों अवेलेबल रहेंगे। तो 5 डिजिट्स आर अवेलेबल, ठीक है। क्योंकि डिजिट्स का रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि यहां पे बैठाने के बाद फिर से वही डिजिट, उस डिजिट को मैं काउंट नहीं कर सकता। 6 डिजिट में से एक डिजिट यहां पे यूज हो गया, तो 5 डिजिट अवेलेबल है। अब ये 5 डिजिट कैसे कैसे बैठेगा देखो, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, देन दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways। ये घटते क्रम में रहेगा ही, क्योंकि अब 2 डिजिट बैठ चुके हैं, मेरे पास 4 अवेलेबल है। अब 3 बैठ चुके हैं, मेरे पास और 3 अवेलेबल है। Now this digit can be filled in 3 ways. समझ में आ गया? So 3 into 4, 12 into 5, 60 into 3, 180. तो 180 ऐसे 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं जो कि इवन है, फ्रॉम द डिजिट्स 497283। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? हो गया? आगे बढ़ते हैं। मेरे एक अर्जेंट कॉल आने वाला है, एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान रखना ना उस फोन की तरफ, ठीक है ना। तो फिर अगर वो कॉल आ जाता है ना, तो फिर प्रोबेबली आज का क्लास आधा करूंगा, तो मैं रिकॉर्डिंग करके उसके बाद उसको जोड़ मर्ज कर दूंगा, ठीक है, जोड़ दूंगा। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कैप्टन एंड अ वाइस कैप्टन बी चूजन फ्रॉम अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स? दिस इज एग्जैक्टली सेम एज कि इन हाउ मेनी वेज, अ 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम 11 डिजिट्स। अब 11 डिजिट्स तो हमारे पास होते नहीं है, ठीक है, बट चलो, अब यहां पे 2 लोग आपको चूज करना है। देखो, आपको एक कैप्टन चाहिए, आपको एक वाइस कैप्टन चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अब मेरे सामने 11 ऑप्शंस है, तो पहले मान लो मैंने कैप्टन को चूज किया या पहले वाइस कैप्टन को, कोई भी एक, ठीक है। तो इस बॉक्स को फिल करने का हमारे पास 11 ऑप्शंस है, क्योंकि 11 प्लेयर में से मैं किसी भी एक को कैप्टन बना सकता हूं, तो मैंने एक प्लेयर चूज कर लिया। तो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक हैव गॉट 11 ऑप्शंस। तो एक ऑप्शन को 11 में से कोई भी एक यहां पे यूज हो गया, तो 11 ऑप्शंस। अब इस ब्लॉक के पास बचा कितना? 10 ऑप्शंस बचा। तो फाइनली कितना आ रहा है? 110। सो इन 110 वेज, ठीक है, इन 110 वेज वी कैन सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। देखो, कैप्टन और वाइस कैप्टन का ये पूरा ग्रुप है, हाँ, मतलब ये इन दोनों को मैं एक पर्टिकुलर इवेंट मान रहा हूं कि चूजिंग द कैप्टन एंड अ वाइस कैप्टन। समझ में आ रहा है? तो ये वैसा ही हो गया कि 2 डिजिट नंबर बनाना है। आपके पास अगर 10 डिजिट होते तो आप क्या लिखते? 10 into 9 लिखते, ठीक है। चलो, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड बाई अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोनिक? ठीक है, अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोनिक। अब यहां पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स वगैरह में, वर्ड्स में जब हम लोग लेटर्स को अरेंज करते हैं तो रिपीटिशन नहीं करना है हमको, ठीक है। तो इतना आप समझ के रखो, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, बट हाँ, आपको मान के चलना है कि ऐसा करना नहीं है हमको। परफेक्ट, ओके। तब तो सिंपल ही है, अगर मुझे 5 लेटर वाला ही वर्ड बनाना है, अगर मुझे 5 लेटर वाला वर्ड बनाना है और मेरे पास है भी 5 ही लेटर, तो क्या होगा? दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 ways, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 ways, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 ways। तो अल्टीमेटली ये कितना बन जाएगा? 120 बन जाएगा, ठीक है।
रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये आप टेकन फॉर ग्रांटेड यहाँ पे मान लो, ठीक है, क्योंकि बाद में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा ये, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 120। एक कॉल आ रहा है ना, ठीक है, उस कॉल के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, ओके, सो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलो ये वाला देखते हैं। फॉर द अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड फैल्कन्स, हाउ मेनी वर्ड्स वुड स्टार्ट विद द लेटर एन, ठीक है। अब देखो यहां पे तो हमारे पास 7 लेटर वाला वर्ड है, तो अगर मेरे पास 7 लेटर वाला वर्ड है और पहले एन मुझे बोल ही दिया गया है, तो मुझे तो पहले एन को फिक्स ही कर देना पड़ेगा। तो ये तो फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अब यहां पे 6 बॉक्सेस है और मेरे पास 6 लेटर्स भी है। क्या क्या 6 लेटर्स है? एफ है, ए एल सी ओ एस, ठीक है। अब ये 6 लेटर्स 6 बॉक्सेस में, ऑब्वियसली विदाउट रिपीटिशन, वर्ड्स में मैंने बोला था आपको विदाउट रिपीटिशन वाला ही क्वेश्चन हमको मान के चलना है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? यहां पे 6 वेज होंगे इसको फिल करने के। इस बॉक्स क्योंकि ऑलरेडी 6 लेटर में से एक यूज हो चुका है, तो इसको फिल करने के 5 वेज, इसको फिल करने के 4, ठीक है, 3 2 1। तो यहां पे कितना आ रहा है? 720। तो 720 वेज है हमारे पास फैल्कन वर्ड्स के लेटर्स को अरेंज करके बहुत सारे नए वर्ड्स बनाने का, प्रोवाइडेड ये एन फिक्स रहे। पहला लेटर एन फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? एकदम सिंपल है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के क्लास में, जहां पे हमको ये समझना है कि परमुटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है, कैसे ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग अलग हैं, और भी छोटे मोटे जो पैरामीटर्स है उनके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। वर्सेस मैं एक ही एग्जांपल लूंगा और इसी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल कुछ ऐसा है, कि ए बी और सी, इन तीनों को, ठीक है, थोड़ा मिडिल में कर देता हूं, इन तीनों को आपको, इन तीनों में से किसी भी दो को आपको इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट करना है, ठीक है, किसी भी दो को आपको इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट करना है बस, ठीक है। ओके, एंड पहले तो ये होगा, सिलेक्ट करने के बाद फिर इनको आपको क्या करना है? फोटोग्राफ क्लिक करवाना है इनसे, ठीक है, क्लिक नहीं करवाना, आई मीन इनका फोटोशूट करना है आपको, ठीक है। दे विल बी स्टैंडिंग इन अ लाइन, लाइन क्या है मतलब 2 लोग ही अगर हैं तो, ठीक है। तो इन 3 में से किसी भी 2 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी 2 लोग इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होंगे। 2 लोग सिलेक्ट कर लिया आपने, करने के बाद इनको खड़ा करना है कहीं पे, ठीक है, जैसे प्लेयर्स का फोटोशूट होता है, ठीक है। तो दे विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर एंड इनका फोटोशूट होगा। अब यहां पे जो सिलेक्शन का बात आया ना, मैंने जैसे ही बोला सिलेक्शन, ये सिलेक्शन वाला टूल ही है कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पहले वो करते हैं, उसके बाद में परमुटेशन में जाऊंगा। तो कैसे कैसे इनका सिलेक्शन हो सकता है आप बताओ? जैसे या तो मैं ए और बी को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, या तो मैं ए और सी को सिलेक्ट करूंगा, या तो मैं बी और सी को सिलेक्ट करूंगा, यही होगा। और क्या हो सकता है? तो हाउ मेनी वेज आर देयर? 3 वेज। So there are 3 ways in which 2 out of the 3 persons
कैन बी सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। परफेक्ट, ओके। अब अगर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, अब फोटोशूट अगर करवाना है एंड दे विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आजू बाजू में रहेंगे, या तो ए बी ऐसे खड़े रहेंगे फोटोशूट करवाएंगे, या फिर ऐसे खड़े रह के फोटोशूट करवाएंगे, ए बी बी ए, ठीक है। अगर एसी को हमने सिलेक्ट किया तो या तो एसी ऐसे खड़े रह के फोटोशूट करवाएंगे या फिर ऐसे खड़े रह के फोटोशूट करवाएंगे, ठीक है, दे विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। सेम गोज फॉर बीसी। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे सिलेक्शन के अलावा वी आर ऑल्सो पुटिंग आवर एफर्ट ऑन अरेंजिंग देम। तो जब भी आपके सामने अरेंजिंग का कंसेप्ट आएगा या अरेंजिंग रिलेटेड सिचुएशन आएगा, वो होगा परमुटेशन से रिलेटेड। तो यहां पे कितना निकल करके आ रहा है आंसर, 6 वेज, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, परमुटेशन इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में क्या होता है, आप सिलेक्ट करके अरेंज भी कर रहे होते हो, सिलेक्शन तो हो जाता है, साथ में अरेंजिंग भी हो जाता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन में क्या है, सिर्फ सिलेक्शन होता है, यहां पे अरेंजिंग नहीं हो रहा होता है। एम आई राइट? आपको समझ में आ रहा है ये वाला चीज? अच्छा, अब बात है, यहां पे तीन चीजें थी, तीन आइटम्स था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 आउट ऑफ 3, हमने 2 आउट ऑफ 3 को लेके जो भी करना था किया हमने। सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन किया, अरेंजिंग करना है तो अरेंजमेंट करना था तो अरेंजमेंट किया, जो भी करना है हमने 2 आउट ऑफ 3 किया है, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसमें फॉर्मूले में जाएंगे कि फॉर्मूला इसका क्या कहता है, फॉर्मूले में कैसे इसको ढालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं कि NCR, नाउ दिस C इज फॉर कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब है कि selecting are distinct items out of n items, ठीक है, वो भी डिस्टिंक्ट ही है मतलब। और ये कहता है arranging are distinct items out of n items, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये आप मान के चलो कि परमुटेशन का आंसर हमेशा कॉम्बिनेशन से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि इसमें परमुटेशन में ऑलरेडी क्या हो रहा है, ऑलरेडी इसमें कॉम्बिनेशन घुसा हुआ है, परमुटेशन में कॉम्बिनेशन घुसा हुआ है। इसलिए मैंने बोला कि परमुटेशन इज एन एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, कि आपने कॉम्बिनेशन तो कर लिया, करने के बाद इसको परम्यूटेशन में ढाल रहे हो, ठीक है। ये क्या है, एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो एक स्टेप अहेड है ये। अब कैसे है ये, इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, ठीक है। यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, यहां पे भी लिख देता हूं, ये है NPR। अब फॉर्मूला, ये तो बस मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, फॉर्मूला का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, इसमें और क्या क्या चीजें हमको जाननी पड़ेंगी वो देखते हैं। अच्छा, सो बिफोर वी एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है, हमको इस एक छोटा सा चीज जानना है, एक छोटा सा चीज जानना है, वो है, बहुत लोगों को पता हो सकता है बट बताना मेरा फर्ज है, वो है फैक्टोरियल।
वो है फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या है मैं एक लाइन में सिंपल सा आपको बताता हूं। फैक्टोरियल है सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सीरीज ऑफ multiplication from a number till 1। ठीक है, सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम ए नंबर टिल 1। इसका मतलब क्या है देख लो, जैसे मैं बोलता हूं 0 फैक्टोरियल। अच्छा, पहले हम लोग शुरू करते हैं 1 फैक्टोरियल से। 1 फैक्टोरियल क्या होता है? अच्छा, फैक्टोरियल जो है इसका दो सिंबल हो सकता है। मैं बता देता हूं, फैक्टोरियल का दो सिंबल हो सकता है। जैसे एक होगा ये एल शेप वाला, एक होगा ये एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप नंबर को इसके बाद लगाते हो, जैसे आपने बोला x, तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? आप बोलोगे फैक्टोरियल x, क्योंकि पहले सिंबल है फिर नंबर है। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हो, नंबर के बाद सिंबल लगाना चाहते हो, तो फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क, तब आप बोलोगे x फैक्टोरियल। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग यही वाला यूज करेंगे। तो क्या है 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 आएगा। बोला ना मैंने, सीरीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम अ नंबर टिल 1, उस पर्टिकुलर नंबर से शुरू करके 1 तक। ठीक है, तो यहां पे 1 में तो किससे क्या ही शुरू करना है। 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो जाएगा 720। तो यहां तक इतना जानने से सही है। ठीक है, आप आगे 7 फैक्टोरियल वगैरह भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, अब इसका प्रूफ वगैरह आपको बहुत हायर मैथमेटिक्स में आपको मिल सकता है, या आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो ओवर द इंटरनेट। ठीक है, बहुत एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इसका। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, हमको तो बस इतना तक जानना है, ये जानना है हमारे कंपेटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। जब कभी यूज होगा तो हम लोग ये यूज कर लेंगे कि 0 फैक्टोरियल इज 1। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाकी इजी है। अब यहां पे आपको चलो एक आधा और लिख देते हैं हम लोग। 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अब 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। 7 फैक्टोरियल 5040 आएगा। क्लियर है? इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे ये सारा। 8 फैक्टोरियल हम लोग लिखने वाले हैं, वैल्यू नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। 9 फैक्टोरियल लिखने वाले हैं, 10 फैक्टोरियल हम लोग लिखेंगे। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप अगर नोटिस करोगे तो ध्यान से, हर एक फैक्टोरियल में उससे पहले वाले सारे फैक्टोरियल इन्वॉल्व्ड आपको दिखेंगे। जैसे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल में आपको यहां देखो 4 3 2 1, ये 4 फैक्टोरियल दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये है 4 फैक्टोरियल। या फिर ये भी दिखेगा आपको 5 4 3 2 1, ये क्या है? 5 फैक्टोरियल है। ये हर एक में दिखेगा। 4 फैक्टोरियल में आपको ये दिखेगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल में 6 के नीचे वाले सारे फैक्टोरियल हैं। 1 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल है, 3 2 1 3 फैक्टोरियल है, 4 3 2 1 4 फैक्टोरियल है, 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल है। सिमिलरली 7 वाले में आपको 6 फैक्टोरियल दिखेगा। नो, माई पॉइंट इज, अगर हर एक फैक्टोरियल में उसके नीचे वाले सारे फैक्टोरियल मौजूद दिखाई पड़ते हैं, तो मैं 7 फैक्टोरियल को इतना मेहनत करके लिखूं क्यों? मैं इसको ऐसा लिख दूंगा 7 इंटू इसके नीचे का पूरा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब ये 6 5 4 3 2 1।
इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग खेलने जाएं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग खेलने जाएं तो मैं 8 फैक्टोरियल को ऐसा लिखूंगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल का वैल्यू भी मेरे पास है तो ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं होगा। 9 फैक्टोरियल विल बी 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, या फिर मान लो आपको 8 फैक्टोरियल नहीं पता तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये वाला जो पार्ट है ये खुलेगा तो क्या होगा, ये एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, 7 5 4 3 2 1। तो इतना पूरा लंबा लिख के क्या करेंगे भाई हम लोग, राइट। 10 फैक्टोरियल विल बी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। कॉल आ रहा है क्या? नहीं, वो लाइट जला। अच्छा कुछ, ठीक, कॉल आने से बोलना। हाँ, समझ में आ गया। तो फैक्टोरियल का बेसिक मीनिंग होता है, फैक्टोरियल का बेसिक मीनिंग होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर से शुरू करके 1 तक जाना, और हर एक फैक्टोरियल में उसके नीचे वाले फैक्टोरियल मौजूद दिखाई पड़ते हैं आपको। क्लियर है? ये समझ में आ गया। ये वाला चीज आप लोग लिख लो। लिख लिया क्या? दिखाओ। नहीं नहीं, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, यहां तक तो चलो बेसिक है, ये भी लिख लो। ठीक है, आप लोग पॉज करके लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे हम लोग इन दोनों फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके सारे पॉसिबिलिटीज को, सारे पहलूस को हम लोग देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो परमुटेशन में क्या था, या कॉम्बिनेशन जो भी है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ओके, तो पहले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो आपको वो फील होगा कि कॉम्बिनेशन के साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परमुटेशन मिलता है। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन का ही एक एडवांस्ड रूप है परमुटेशन। ठीक है, तो NCR, अब इसको जब ब्रेक करेंगे, इसका एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिलेक्टिंग, नॉट अरेंजिंग, सिलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ एन आइटम। ठीक है, डिस्टिंक्ट आइटम्स होगा, हाँ वो तो लाजमी है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, अब इस फॉर्मूले से निकालते हैं, हमारा आंसर 3 तो आना चाहिए, कि सिलेक्टिंग 2 आइटम्स आउट ऑफ 3 आइटम्स। तो पहले आएगा 3 फैक्टोरियल, देखो पहले जो n था वो आया, फिर यहां पे क्या आएगा, n माइनस आर, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू, फिर आएगा r फैक्टोरियल यानी ये वाला 2। तो ये चीज आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि इसका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। देखो पहले जो ऊपर रहेगा वो ऊपर आएगा, जो नीचे रहेगा वो नीचे आएगा, और साथ में नीचे आएगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। परफेक्ट है? ओके, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल तो 1 है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1। तो ये पूरा तो इधर कट ही जाएगा, तो बचा कितना आंसर, 3 बचा। हम लोग का 3 आ रहा था। ठीक है, यहां पे देख लो आप, 2 आउट ऑफ 3 हमने सिलेक्ट किया, तो 3 तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। परफेक्ट, क्लियर है? कोई डाउट भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं NPR, तो ये होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल।
ठीक है, तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि इस कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले के साथ अगर मैं एक आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूं, कॉम्बिनेशन आई मीन सिलेक्शन वाले फॉर्मूले के साथ मैं बोलने वाला था, ठीक है, कॉम्बिनेशन तो चलो इसका एक टेक्निकल नाम हो गया, सिलेक्शन वाले फॉर्मूले के साथ अगर मैं यहाँ पे एक आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाला आर फैक्टोरियल ये वाला आर फैक्टोरियल कट जाएगा और मुझे मिल जाएगा परमुटेशन वाला फॉर्मूला। ये समझ में आ रहा है आपको? ये मैं लिख पाऊंगा भी बाद में, ये बस ध्यान रखना, हाँ अभी के लिए बस इसको ध्यान रखो आप। ओके, तो यहां पे नीचे एक चीज कम है, दिख ही रहा है, वो आर फैक्टोरियल कम है क्योंकि मैंने और आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके उसको हटा दिया था, तो वही है परमुटेशन का फॉर्मूला। यानी परमुटेशन होता है सिलेक्शन के बाद, वो दिखता नहीं है परमुटेशन के फॉर्मूले में, बट परमुटेशन का मतलब ही है सिलेक्टिंग एंड अरेंजिंग, ठीक है। यहां पे मैंने ये चीज लिखा नहीं था, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए, इसका मतलब है सिलेक्शन और इसका मतलब है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, ठीक है। तो सिलेक्ट नहीं होगा तो मैं अरेंज क्या करूंगा? पहले मुझे कोई चीज मतलब किसी कुछ चीजों में से कोई चीज लेना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? मेरे पास मतलब किसी एक फॉर्म में कुछ कोई चीजें हैं, मुझे वहां से कोई एक चीज पिक करना पड़ेगा, मतलब कोई एक नहीं, कोई 2-4 चीज, अगर 5-6 चीजें हैं तो कुछ चीजों में से कोई कुछ एक पर्टिकुलर नंबर मुझे पिक करना पड़ेगा, तो वो हुआ सिलेक्शन। फिर मुझे अरेंज करना है उनको आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी है, तो परमुटेशन का मतलब है सिलेक्शन एंड देन अरेंजिंग, ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर मिलेगा आपको। तो यहां पे इसका आंसर निकालते हैं कि अगर मैंने दो चीजों को अरेंज किया आउट ऑफ 3, अब जैसे मैंने बोला ना कि अगर मैंने दो चीजों को अरेंज किया आउट ऑफ 3, इसका मतलब ये दो चीजें सिलेक्ट हो रही हैं फिर अरेंज हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग हमेशा कैजुअली बोल देते हैं कि कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन और परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, बट वो नॉर्मल अरेंजमेंट नहीं है भाई, सिलेक्शन होता है फिर अरेंजमेंट होता है। तो क्या होगा भाई, ऊपर का ऊपर, नीचे वाला नहीं रहता है, माइनस वाला पार्ट रहेगा, तो 3 माइनस 2, मैं ये लिखने नहीं वाला, और 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो जाएगा भाई। यहां पे हमको पता है 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 6, ठीक है। तो आप लोग देख लो, आंसर हम लोग का तो मैच कर ही रहा है, पहले हमने परमुटेशन में भी निकाला था, हम लोग का आंसर कितना आ रहा था, 6 आ रहा था। अब बात है कि हम लोग मैन्युअली हमेशा ऐसा तो नहीं कर सकते, यहाँ पे 5 आउट ऑफ 2 रहेगा, 7 आउट ऑफ 5 रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे मैन्युअली, तो हमारे पास कुछ तरीका होना चाहिए, तो दिस इज द तरीका। अब इसका कैलकुलेशन का भी बहुत सारा पहलू है, हमको समझना पड़ेगा। हाँ, पहले मैं बस आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परमुटेशन बनता कैसे है कॉम्बिनेशन से। तो अगर आप देखोगे कि सिलेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, तो सिलेक्शन वाला पार्ट ये है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहां पे हो गया चीजें सिलेक्ट, यहां पे मैंने कर लिया चीजों को सिलेक्शन, कि मैंने क्या किया, मैंने यहां पे आर चीजों में से, सॉरी एन चीजों में से आर चीजों को सिलेक्ट किया, ठीक है, एन चीजों में से आर चीजों को सिलेक्ट किया। अब उन आर चीजों को मुझे अरेंज भी करना है, जैसे यहां पे था कि मैंने 3 में से 2-2 करके सिलेक्ट किया कि ये दो हो सकता है, ये दो हो सकता है, ये दो हो सकता है। अब उन सिलेक्टेड चीजों को मुझे अरेंज भी तो करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए इंटू आर फैक्टोरियल का यूज होता है। इसका मतलब ये आर फैक्टोरियल क्या पर्पस मेरा सॉल्व करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझो ध्यान से। ये आर फैक्टोरियल मेरा क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है, ये आर फैक्टोरियल, दिस इज बेसिकली अरेंजिंग
are items which are already selected या फिर फिक्स्ड। समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले को, क्योंकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन हो रहा है, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यानी सिलेक्शन वाला फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन ही हो रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को परमुटेशन में कन्वर्ट कौन कर रहा है? इस फॉर्मूले को परमुटेशन में कन्वर्ट कौन कर रहा है? ये आर फैक्टोरियल ही कर रहा है, ठीक है ना। ये आर फैक्टोरियल कर रहा है, यानी इस आर फैक्टोरियल में तो कुछ खूबी होगी भाई। क्या खूबी है इस आर फैक्टोरियल में? ये आर फैक्टोरियल क्या मीन करता है कि अरेंजिंग आर आइटम्स जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सही बात है भाई। यहां पे तीन आइटम्स तो नहीं, दो आइटम्स सिलेक्टेड है तीन वेज में, दो आइटम्स सिलेक्टेड है इन थ्री वेज। अब इन थ्री वेज को आपको फैक्टोरियल में ढालना है। ये जो थ्री वेज है, थ्री फैक्टोरियल तभी 6 आया है। तो मेरा लिखने का मतलब थोड़ा सा अलग मीन कर रहा है शायद, ठीक है। अरेंजिंग आर आइटम्स नहीं होगा, हाँ हो सकता है अरेंजिंग आर आइटम्स विच आर ऑलरेडी सिलेक्टेड और ऑलरेडी फिक्स्ड, ठीक है। सिलेक्टेड इन आर वेज, ठीक है, सिलेक्टेड इन आर वेज आप ऐसा मान सकते हो। ऐसा मैं लिख देता हूं यहां पे। ये मीन नहीं करेगा एक्चुअली, चलो हो जाएगा, आप लोग समझ जाओगे ना, क्योंकि देखो हमारे पास ये तीन चीजें हैं, ठीक है। इन तीनों को अगर मुझे अरेंज करना है दो दो करके, दो दो के ग्रुप में अगर मुझे अरेंज करना है तो दो दो के ग्रुप में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे पहले तो आएगा ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब इन तीनों चीजों को, इन तीनों को अगर मुझे अरेंज करना है तो, और थ्री फैक्टोरियल वेज तो होगा ही ना, तो 6 वेज वो वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वो एक फील ले लेना, वो एक फील समझ लेना कि इस चीज का मतलब क्या है। इस चीज का मतलब वही है कि जो चीजें सिलेक्ट हो चुकी हैं या जो चीजें आपको सिलेक्ट करने को दी गई है पहले से फिक्स है, ठीक है। जैसे आपको 5 में से 5 ही चीज है, 5, ये 5 चीजें फिक्स है। अब इन 5 चीजों को आगे पीछे ऊपर नीचे आपको अरेंज करना है बस। ये 5 चीजें ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। इन्हीं 5 चीजों को आपको अरेंज करना है। तो ऑलरेडी जो चीज फिक्स्ड है, इसलिए मैंने फिक्स्ड वर्ड लिखा है यहां पे। ऑलरेडी जो चीजें फिक्स्ड हैं, ठीक है, ऑलरेडी जो चीजें फिक्स्ड है उन्हीं को आपको अगर अरेंज करना है तो आपको आर फैक्टोरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। परफेक्ट, समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन पे जाते हैं, ठीक है। और बेसिक बेसिक कैलकुलेशन हम लोग कुछ कुछ देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली तो नहीं पूछे जाएंगे बट इनका इस्तेमाल होगा। परमुटेशन क्या है ऐसे 3 4, और कॉम्बिनेशन क्या है। ओके, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि NPN NP0 और NP1, यहां पे सेम NCN NC0 NC1, तो ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे देखो क्या आएगा, ऊपर वाला ऊपर आएगा और यहां पे सिर्फ माइनस होता है और कुछ नहीं होता, आपको याद होगा। सॉरी, आर तो है नहीं ना यहाँ पे, देख लो परमुटेशन का फॉर्मूला, ऊपर वाला ऊपर नीचे माइनस, यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर नीचे माइनस है, नीचे वाला नीचे भी है, ठीक है। तो क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर वाला ऊपर माइनस
ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये देख लो एक बार, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो n माइनस 0 तो n फैक्टोरियल ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ब्रेक करो। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये नंबर है 5, 5 माइनस 1 ये नंबर है 4। तो आप क्या करोगे तब, आप इस 5 को ब्रेक करोगे। मैंने बोला था कि हर एक फैक्टोरियल में इसके नीचे वाले फैक्टोरियल छिपे हुए होते हैं, मौजूद होते हैं। या तो आप 5 को ऐसा लिखोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बट इतना मेहनत करे क्यों, हमने तो कंसेप्ट सीख लिया है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल दोनों काट देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना। इस नंबर को आप 5 ले लो, ये एक एग्जांपल है। इस नंबर को आप 5 ले लो, इसको 5 माइनस 1 4 ले लो। तो 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 लिखोगे ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल है, कट जाएगा। तो यहां पे भी तो ऐसा होगा। इस नंबर को आप क्या लिखोगे भाई, इस नंबर को आप लिखोगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे भी है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, n आ रहा है। तो इन सबको आपको चार्ट बना के याद कर लेना है कि npn n फैक्टोरियल होता है, np0 1 फैक्टोरियल होता है, और np1 n फैक्टोरियल होता है, सॉरी n होता है। ठीक है, आते हैं इस पे। क्या होगा, ये ऊपर वाला ऊपर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस भी होगा और नीचे वाला भी रहेगा। तो ये दोनों तो सीधा ही कट जाएगा, और नीचे 0 फैक्टोरियल यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ऊपर वाला ऊपर, नीचे ये माइनस हो जाएगा इंटू 0 फैक्टोरियल। अब देखो n फैक्टोरियल n माइनस 0 n फैक्टोरियल, तो ये दोनों तो कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब ये जो दोनों सेम आंसर आया ना, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं बाद में। ये वाला देख लो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसमें सेम ही आपको कंसेप्ट लगाना है। अच्छा, अब देखो ये जो n फैक्टोरियल है ना, ये जब एक्सपैंड होगा तो डिक्रीज होते हुए एक्सपैंड होता है ना। कोई भी फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल जैसे 5 4 3 2 1, तो एक 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 कमता जाता है। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूं तो मैं क्या लिखूंगा, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ऐसा करके, बट मैं n माइनस 1 पे रोक दूंगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल पे रोक दूंगा। नीचे क्या है, n माइनस 1 है, तो मिला मिला के रोकना है ना आपको, जो डिनोमिनेटर के साथ मैच करे। ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना, n बचेगा। तो इससे ये तो पता चल गया, इससे ये तो पता चल गया कि np1 का वैल्यू n है, nc1 का वैल्यू भी n ही है। ठीक है, np0 का वैल्यू 1 है और nc0 का वैल्यू भी 1 है। बस फर्क तब पड़ता है जब npn होता है। ठीक है, जब दोनों n रहेगा तभी फर्क पड़ेगा। दोनों n रहेगा तो एक में n आता है, एक में 1 आता है। अच्छा, अब इन दोनों का जो वैल्यू सेम आया है ना, इस पे एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली। क्या वो प्रॉपर्टी है, मैं वो आपको बताता हूं कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ठीक है, तो ये तो r है ना, तो एक्चुअली क्या है, ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r। मतलब यहां पे आप ऐसा एक ब्रैकेट दे दो, तो देखो ncn इज इक्वल टू ncn माइनस n। समझ में आ रहा है ना कि ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों वैल्यूज होगा ना, एक होगा r एक होगा n माइनस r। यानी इसमें मैं एग्जांपल अगर बताऊं कि 5
5c2 इज इक्वल टू 5c5 माइनस 2। समझ में आ रहा है? 5 देखो NCR 5c2 इज इक्वल टू NCN माइनस R 5c5 माइनस 2। इसका मतलब है कि ये क्या कितना आएगा 5c3 आएगा, यानी ये दोनों मिलके ये n बनना चाहिए। अगर ये दोनों मिलके n बनता है तो इन दोनों का वैल्यूज सेम है, मतलब ये प्रूफ ही है कि ये हमेशा सेम आएगा ही। हम लोग निकाल भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, बट ये दोनों सेम आएगा ही, यानी 5c2 का वैल्यू इज इक्वल टू 5c3 का वैल्यू। या फिर आप और एक एग्जांपल देख लो कि अगर आपको 7c4 निकालना है इज इक्वल टू 7c3, क्योंकि ये दोनों मिलके 7 होना चाहिए। 7c4 इज इक्वल टू 7c3 क्योंकि ये दोनों मिलके 7 होता है। या फिर फॉर्मूला का ऑब्जर्वेशन अगर लगाना चाहो 7c4 इज इक्वल टू 7c7 माइनस 4, तो वो तो 3 आएगा ना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको समझनी है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लिया क्या? हाँ, साइड वाला एग्जांपल भी नोट डाउन कर लो। हो गया इतना, तो आगे बढ़ते हम लोग। ये तो ऑन है। अच्छा, अब हम लोग कुछ कैलकुलेशंस वगैरह देखते हैं। कुछ कैलकुलेशंस वगैरह हम लोग देखेंगे जो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ रिलेटेड होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे 5p3 कैलकुलेट करना है, या मुझे 5c3 कैलकुलेट करना है, या फिर मुझे 5c2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन दोनों का तो वैल्यू सेम आएगा बट फिर भी हम लोग प्रूफ कर लेंगे। या फिर मुझे 10c7 कैलकुलेट करना है, या फिर मान लो मुझे 8c5 कैलकुलेट करना है, मुझे 8c2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन कैसे जल्दी हम लोग कर सकते हैं, ओके, देखते हैं। देखो परमुटेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर क्या लिखोगे 5 फैक्टोरियल और नीचे आएगा इनका -2 फैक्टोरियल। अब आपको दिमाग लगाना है, मैं इतना ज्यादा लिखने नहीं वाला अभी, ठीक है, मैं इतना ज्यादा लिखने नहीं वाला, रादर मैं एक्सप्लेनेशन में ज्यादा ध्यान दूंगा। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल में लास्ट में जाके 2 फैक्टोरियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। 5 4 3 उसके बाद 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो वो 2 फैक्टोरियल तो वहां से कट जाएगा ना, कट जाएगा। तो इसमें बचेगा कितना, बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3, बाकी 2 फैक्टोरियल तो कट गया, तो यहां पे आंसर कितना आएगा भाई 60 आएगा। करेक्ट, समझ में आया। ये वाला देखते हैं, ठीक है। ज्यादातर हम लोग कॉम्बिनेशन पे फोकस करेंगे अपना। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू नीचे वाला भी इसमें आता है 3 फैक्टोरियल। अब देखो 2 फैक्टोरियल से इसको काटना ज्यादा सही रहेगा कि 3 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल करना ज्यादा सही रहेगा। ऑब्वियसली बड़े वाले नंबर से, क्योंकि आप बड़े वाले नंबर से काटोगे तो ऊपर में कम बचेगा आपके पास, ठीक है। जैसे 12 नीचे है 2 और 4, 12 को आप 2 से काटोगे कि 4 से काटोगे, 4 से काटोगे ना, तो ऊपर 3 बचेगा, ओके। तो आप सोचो, खुद सोचो कि 5 फैक्टोरियल अगेन मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 फैक्टोरियल में आपको दिखेगा कि 5 इंटू 4 के बाद वाला पार्ट क्या है, 5 इंटू 4 के बाद वाला पार्ट क्या है 3 2 1, यानी 3 फैक्टोरियल है। तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहां पे रहेगा 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 होता है 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यानी 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 यहां पे आ जाएगा 10। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, 5 फैक्टोरियल बाई
5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू इसमें साथ में नीचे वाला भी आएगा विच इज 2 फैक्टोरियल। अगेन इसमें 10 ही आएगा, आपको दिख ही रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वही है, ठीक है। अब कभी भी ऐसा मत करना कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ये गलत है भाई, ये गलत है, ये ब्लंडर है, ऐसा मत कर लेना। ओके, अब देखो 10C7 क्या होगा, ये 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब इससे आप क्या कैंसिल आउट करना पसंद करोगे, बताओ किससे कैंसिल करोगे, 3 से कि 7 से? ऑब्वियसली हम लोग 7 फैक्टोरियल से कैंसिल करेंगे, तो मेरे पास काटने के बाद कैंसिल आउट करने के बाद बचेगा कम। तो 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 7 5 सॉरी 6 5 4 3 2 1। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 के बाद 8 इंटू जो 7 से जो शुरू हुआ है उसको हम लोग 7 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो यहां से आप ये वो 7 फैक्टोरियल काट दो तो बचेगा 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है। तो ये कितना बनेगा भाई, 720 बनेगा, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, 720 बाई 6, 720 बाई 6 आ जाएगा 120। क्लियर है, समझ में आ गया एकदम। ओके, 8C5 देखो यहां पे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? अच्छा, तो बड़ा वाला नंबर देखेंगे, बड़ा वाला नंबर कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। अब मैं इस स्टेप में आके मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो अभी से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6, 6 और 6 कट जाएगा, 8 इंटू 7 56। इस बार मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने वाला हूं, हाँ यहां पे लिखने वाला हूं मैं डायरेक्ट। देखो सही है क्या, बताओ तो सही है क्या, देखो हाँ ये क्या होगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल इंटू नीचे वाला भी 2 फैक्टोरियल। तो कौन सा कटेगा, बड़ा वाला कटेगा, 8 इंटू 7 8 फैक्टोरियल यानी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1, ठीक है। तो 8 इंटू 7 के बाद वाला जो पार्ट है उसको मैं 6 फैक्टोरियल बोल सकता हूं, तो वो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा कितना, 8 इंटू 7। तो क्या ये चीज हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्या ये चीज हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इतने टाइम से तो करते हुए आ रहे हैं हम लोग, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऊपर तो 8 होगा, नीचे जो भी बड़ा नंबर आएगा उसको आप हमेशा हटा दो, ठीक है, उसको लिखो ही मत, जैसे मैंने यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिखा ही नहीं, ठीक है, बस छोटा वाला लिखना है आपको। अच्छा, और ऊपर 8 फैक्टोरियल आएगा ना, अब अगर बड़ा वाला अगर 6 फैक्टोरियल मैंने यहां पे लिखा ही नहीं, यानी 6 फैक्टोरियल मैंने कैंसिल कर दिया, किसके साथ, ऊपर वाले नंबर के साथ, तो ऊपर वाला नंबर बचेगा कितना, जो छोटा वाला नंबर होगा ना, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड डिजिट कितना है, ये 2 है ना, ठीक है। तो 2 बार लिखना है बस आपको, ये 2 बार लिखना है, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करते हैं इस चीज की, फिर से कुछ कुछ कॉमन नंबर्स हम लोग ले लेंगे। 10C7 और 9C3 और 11C8, फिर 8C5 ले लेते हैं, 5 लिया था क्या, 8C5 5 ले लिया था, तो चलो 8 वाला लेंगे ही नहीं, 13C11 ले लेते हैं, हो गया क्या। फिर से टेक्निक समझते हैं, टेक्निक पे फोकस करना है। ऊपर वाला तो ठीक है, आप माइंड में रखो, कुछ लिखो मत ऊपर, ठीक है, ऊपर 8 फैक्टोरियल आएगा आपके माइंड में है, माइनस किया 6 फैक्टोरियल आया और नीचे वाला आया 2 फैक्टोरियल, बड़ा वाला कैंसिल कर देना है, लिखना ही नहीं है आपको, तो 6 फैक्टोरियल आपने हटा दिया,
बट 6 फैक्टोरियल जो हटाया आपने, किसके साथ हटाया, किसके साथ कैंसिल किया, ऊपर वाले नंबर के साथ ही कैंसिल किया। ओके, और नीचे क्या आएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा। तो ऊपर क्या आएगा फिर, ऊपर वाला नंबर तो 6 फैक्टोरियल के साथ कट चुका है, बट कटने के बाद कुछ तो रहेगा ना, कितना रहेगा, जो यहां पे आप नंबर बैठाओगे ना 2 फैक्टोरियल तो 2 स्टेप रहेगा, 4 फैक्टोरियल तो 4 स्टेप रहेगा, 4 नंबर लिखना है यहां पे। देखो यहां पे देख लो, 8 फैक्टोरियल लिखना नहीं है आपको, ये लिखना नहीं, बस सोचो कि हाँ ऊपर 8 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल रहेगा, 5 फैक्टोरियल तो चला जाएगा, नीचे रहेगा 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर के 8 को मुझे 3 स्टेप तक लिखना है, यानी 8 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग सीधा। ऊपर 10 का रहने दो, यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल और आएगा 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल तो गया, बचा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर 10 क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8, बस 3 स्टेप्स। ठीक है, क्यों 3 स्टेप्स, क्योंकि यहां पे 3 है, बस 3 स्टेप्स लिखना है। कैलकुलेशन आप लोग इसका कर लेना, मैं बस एक्सप्रेशन लिख के बता रहा हूं। नेक्स्ट 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल आएगा, वो तो चला जाएगा, और साथ में आएगा 3 फैक्टोरियल। अब 3 आ गया ना, तो ऊपर लिखना है 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, यहां पे 3 आया, तो यहां पे आपको 3 स्टेप्स लिखना है। ठीक है, और स्पीड जल्दी, कितना 3 और 8 3 फैक्टोरियल, तो ये होगा 11 इंटू 10 इंटू 9, खल्लास। यहाँ पे आएगा 13 माइनस 11 2 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल तो चला जाएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, तो ऊपर 2 ही स्टेप आएगा, सिर्फ 2 स्टेप आएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बस आपको 2 स्टेप्स ही लिखना है। समझ में आया? सो दिस इज द फास्टेस्ट मेथड टू कैलकुलेट कॉम्बिनेशन का। ठीक है, परमुटेशन तो वैसे भी आप कर ही लोगे। ठीक है, परमुटेशन में तो देखो आपको नीचे जो आएगा ना, नीचे जो आपको नंबर मिलेगा ना, उससे आपको कैंसिल आउट कर देना है ऊपर। ठीक है, उसमें क्या है, परमुटेशन का और एक आध करना है तो आप कर सकते हो, मैं आपको करवा देता हूं। 10p7 और 9p2। ठीक है, तो ऊपर देखो 10 फैक्टोरियल आएगा, नीचे तो कितना आएगा 3 फैक्टोरियल आएगा नीचे, क्योंकि माइनस है ना, माइनस करना है, नीचे 7 नहीं आएगा ना, नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, ये समझो। तो ऊपर 10 आएगा, नीचे 3 आएगा, तो 3 अगर कट गया तो 10 का आपको 3 स्टेप्स, मतलब 3 फैक्टोरियल अगर कट गया 10 का आपको 7 स्टेप्स ही लिखना है। तो क्या होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4। ठीक है, समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूं, यहां पे देखो, यहां पे था 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल अगर कट गया तो बचेगा कितना, 2 फैक्टोरियल अगर कट गया तो बचेगा कितना, जो यहां पे है। समझ में आ रहा है ना? इसमें देखो आप लोग, इसमें कहां चला गया, सॉरी सॉरी मैं आगे चला गया ना। इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख रहा हूं। 10 फैक्टोरियल और ये 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल तो मैं लिखूंगा ना 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो लास्ट का जो 3 2 1 है वो इसके साथ कट जाएगा और इतना रह जाएगा। तो इसमें एक और दिमाग हम लोग लगा सकते हैं कि परमुटेशन में इस 10 फैक्टोरियल को उतना ही ब्रेक करना है जो कि यहां पे दिया हुआ है। सिंपल सा बात है। तो फिर अगर यही रूल है तो 9 फैक्टोरियल को मैं उतना ही ब्रेक करूंगा, यहां पे मैं फुल फ्लेजेड आंसर लिख दूंगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं उतना ही ब्रेक करूंगा, 9 फैक्टोरियल को मैं उतना ही ब्रेक करूंगा जो यहां पे लिखा हुआ है, यानी 9 इंटू 8। खत्म है बात, खत्म है। कैसे, देखो ये होगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया 7 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल क्या होगा 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1,
7 फैक्टोरियल तो वहां से कट जाएगा ना, यानी 9 फैक्टोरियल को अगर आप लिखोगे 9 इंटू 8 इंटू फिर बाकी का 7 फैक्टोरियल और नीचे भी 7 फैक्टोरियल, वो कट जाएगा, 9 इंटू 8 बचेगा बस। ठीक है, तो ओवरऑल एक हम लोग तैयार करते हैं, ओवरऑल एक हम लोग रूल तैयार करते हैं आराम से कि परमुटेशन में मेन रोल ये वाला प्ले करेगा, यानी ऊपर वाले नंबर को इतना स्टेप्स तोड़ना है, ऊपर वाले फैक्टोरियल को इतना स्टेप्स तोड़ना है। ठीक है, चलो हो गया ये रूल क्रिएट। कॉम्बिनेशन में क्या है कि माइनस करके दोनों में से जो छोटा वाला होगा, जैसे 9C3, तो यहां पे नीचे क्या आएगा, 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि 3 आया तो इसको 3 स्टेप्स तोड़ा, तो यहां पे तो 11 आया था, इसको 11 स्टेप्स तोड़ा क्या मैंने, नहीं, दोनों में से जो छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि नीचे यहाँ पे 2 नंबर आ रहा होगा ना, यहाँ पे तो नीचे एक ही नंबर आएगा, तो इतना स्टेप्स ही तोड़ना है, 7 स्टेप्स तक तोड़ना है। ठीक है, यहां पे 2 स्टेप्स तक तोड़ना है क्योंकि 7 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 7 स्टेप्स तक तोड़ना है क्योंकि 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि 3 लिखा है तो 3 स्टेप्स ही टूटेगा, तब तो यहां पे 11 लिखा है तो 11 स्टेप्स तक इसको टूटना चाहिए था, जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। दोनों में से जो छोटा वाला होगा उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे, उतना स्टेप्स ये टूटेगा क्योंकि नीचे 2 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि नीचे एक ही नंबर आएगा तो ये सीधा इस पे डिपेंड कर जाएगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा लेकिन इस पे डिपेंड कर जाएगा सीधा। ठीक है, चलो और थोड़ा प्रैक्टिस कर ले क्या, तो क्वेश्चन आ चुका है, चलो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, और एक स्लाइड हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, चलो जैसे 13P9, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस एक्सप्रेशन लिखूंगा। ठीक है, बस 3 लिखने वाला हूं मैं। 15C11, 3 नहीं 4 कर देते हैं, और एक 10P8 और 11C6। ठीक है, ओके, चलो परमुटेशन का कितना था, यहां पे जो लिखा हुआ है उतना स्टेप्स ही तोड़ना है, तो ये होगा 13 इंटू, यानी कितना कट जाएगा उधर से। अब इतना स्टेप्स में गिन गिन के कैसे तोड़ू, तो अब देख लो कि कितना कट जाएगा, लिखना कितना है वो नहीं गिन के, आप देख लो कितना कट जाएगा। तो 9 माइनस 13 माइनस 9 4, तो 4 पूरा चला जाएगा, यानी 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 पूरा चला जाएगा। ये कितना होगा, अब ये आ गया कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में देखना पड़ता है कि नीचे जो नंबर्स आने वाले उन दोनों में से छोटा वाला कौन सा है। 15 माइनस 11 4 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल पूरा चला जाएगा, 4 फैक्टोरियल बचेगा, तो 4 फैक्टोरियल तक का मुझे उसको ब्रेक करना है, यानी नीचे तो 4 फैक्टोरियल रहेगा ही। ठीक है, नीचे तो 4 फैक्टोरियल रहेगा, इसमें नीचे कुछ नहीं रहता है क्योंकि एक ही चीज है वो कट जाता है, इसमें 2 चीज होता है ना नीचे, तो एक कट जाता है एक रह जाता है। नीचे ये छोटा वाला रहेगा और ऊपर होगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। यहां पे जो नीचे लिखा हुआ है एग्जैक्ट उतना, तो ये डैश लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये होगा 8 स्टेप्स, 8 स्टेप्स समझो, 8 स्टेप्स लिखना है आपको। तो 8 स्टेप है तो यानी सामने का 2 हट जाएगा, तो 10 9 8 7 6 5 4 3, करेक्ट है। अच्छा, इसमें देखो 11 माइनस 6 5 फैक्टोरियल और साथ में 6 फैक्टोरियल, तो बड़ा वाला 6 फैक्टोरियल है वो कट जाएगा, तो नीचे बच जाएगा अपना 5 फैक्टोरियल। और 11 को इतना स्टेप्स तक ही तोड़ना है मुझे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, 11 10 गलती हो गया, 11 10 9 8 7, सही, समझ में आ गया। चलो ओके अब यहां पे क्वेश्चंस देखते हैं। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स, ये सारा। ओके, सो अगेन ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, चलो देखते हैं।
If repetition is not allowed, how many 3-digit numbers can be formed using these digits? तो इनिशियली हम लोग कैसे करते थे इसको? इनिशियली हम लोग कैसे करते थे, एक बार वैसे कर लेंगे हम लोग। 3-digit नंबर क्रिएट करना है, 5 है, सो इस प्लेस को हम लोग 5 वेज में भर सकते हैं, इसको हम लोग 4 वेज में भर सकते हैं, रिपीटिशन क्योंकि अलाउड नहीं है, इसको 3। तो आंसर कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो यहां पे मुझे 5 चीजें दी गई हैं, 5 चीजें दी गई हैं मुझे। 5 में से पहले तो मुझे 3 को सिलेक्ट करना है। बहुत तरीका होगा ना 3 को, ये 3 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, ये दोनों लास्ट वाला हो सकता है। 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, और जो 3 को आपको सिलेक्ट करोगे उनको अरेंज करना है, फिर और 3 को सिलेक्ट करना है, फिर अरेंज करना है, फिर अगला जो वे होगा, अगला जो 3 का ग्रुप होगा उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मिक्स एंड मैच तो होता रहेगा। समझ में आ रहा है ये वाला चीज? तो सिलेक्ट करके अरेंज कर लेना है, सिलेक्ट करके अरेंज कर लेना है, ये साइमल्टेनियसली होता रहना चाहिए। तो ये चीज हमको कौन बताता है? परमुटेशन बताता है। तो 5 में से 3 चीजों को सिलेक्ट करके अरेंज कर लेना है, सिलेक्ट करके अरेंज कर लेना है। तो ये क्या होता है? 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2। मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं, ऐसे तो ये ऐसा होगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। बट हमने डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे किया था कि परमुटेशन में हम लोग ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है सीधा उतने स्टेप्स तक इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, यानी 3 स्टेप, 5 इंटू 4 इंटू 3। तो आंसर क्या होगा भाई? 60। खत्म। यहाँ पे क्या गलती हो गई भाई? ऑप्शंस अलग कैसे हो गया? 60 हो गया यहाँ पे, कुछ गलती तो नहीं किया। ठीक है, कभी कभार मैं गलती भी कर देता हूँ ऐसा, एक बार देख लेते हैं भाई। क्या आएगा आंसर इसका? नहीं, सही है। ठीक है, रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो हमने निकाला ही था, तो 60 सही हो रहा है। ठीक है, सडनली मैं भी कंफ्यूज हो गया, अरे ये कौन सा ऑप्शंस दे दिया मैंने, यहाँ पे कुछ और तो नहीं बोला गया था। हाँ चलो, सही है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा कि हम लोगों ने पहले जैसे किया था वैसा नहीं करके हम लोग किस तरीके से परमुटेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सोनिक। अब यहां पे देखो, यहां पे रिपीटिशन तो नहीं चाहिए, वर्ड्स में तो रिपीटिशन नहीं होता है। ठीक है, लेटर्स का रिपीटिशन नहीं होता, मैंने पहले भी बोला। यहाँ पे मेरे पास पहले से ही 5 लेटर हैं और मुझे 5 के पांचों लेटर्स को अरेंज करने बोला गया है। ठीक है, मुझे 5 के पांचों लेटर्स को अरेंज करने बोला गया है। तो यहाँ पे ऐसा जितना परमुटेशन का काम नहीं आ रहा है, मतलब पूरा पूरा, मतलब आपको इतना परमुटेशन का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। आप कर सकते हो ऐसा कि मेरे पास 5 लेटर है, क्या क्या है? SONIC, और इन्हीं पांचों लेटर्स को मुझे अरेंज करना है। तो 5 लेटर्स में से 5 ही लेना है और आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5, 0 फैक्टोरियल। तो ये तो 5 फैक्टोरियल ही आ गया, जो कि 120 आता है। तो इसको आप ऐसा सोच सकते हो, ऐसा भी तो सोच सकते हो ना इसको, कि ऑलरेडी मेरे पास जो आइटम्स है वो सिलेक्टेड है। मेरे पास ऑलरेडी 5 ही आइटम सिलेक्टेड है और इन्हीं 5 आइटम्स को मुझे अरेंज करना है। तो सिलेक्शन वाला कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, सिलेक्शन वाला फंडा यहाँ पे काम ही नहीं आ रहा है, मुझे बस अरेंज करना है 5 चीजों को। तो अगर आपको सिर्फ अरेंज करना होता है, सिर्फ अगर अरेंज करना होता है, यानी सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ये दोनों साइमल्टेनियसली काम नहीं कर रहा है। सिलेक्शन तो है ऑलरेडी मेरे पास, ठीक है, 5 चीजें हैं सिलेक्टेड, इन्हीं 5 चीजों को अभी अरेंज करना है। तो सिर्फ R फैक्टोरियल काम में आ जाता है, जो कि आपको इस फॉर्मूले से भी प्रूफ हो गया होगा ये चीज। ठीक है, तो 5 लेटर है, ऑलरेडी फिक्स्ड है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इनको बस अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज होगा? 5 फैक्टोरियल वेज।
तो होगा 120। ठीक है, तो यहां पे भी देखो 5 फैक्टोरियल आया क्योंकि नीचे 0 आ गया ये। ठीक है भाई, क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड फैल्कन्स हाउ मेनी वर्ड्स वुड स्टार्ट विथ एन। ठीक है, अब देखो ये हमने कर लिया था ऑलरेडी, 2 3 4 5 6। तो यहां पे तो हमारा एन फिक्स है, यहां पे एन फिक्स है। मेरे पास क्या क्या लेटर्स रह रहा है, एफ ए एल सी ओ एस। तो ये 6 लेटर मेरे पास रह रहा है। 6 लेटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इनमें से कुछ और मुझे सिलेक्ट नहीं करना है कि इनमें से भी मुझे फिल्टर आउट करना है वर्ड्स, सॉरी लेटर्स, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी ये 6 लेटर सिलेक्टेड है, इन्हीं 6 लेटर्स को इन्हीं 6 बॉक्सेस में मुझे अरेंज करना है। तो अगर 6 लेटर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इनको बस अरेंज करना है मुझे, तो सिंपल है 6 फैक्टोरियल, जो कि 720 है। सिंपल है, ठीक है, डन। How many words without meaning can be formed by arranging the letters of the word attempt? अब यहां पे थोड़ा सा खेल आएगा एक, ठीक है, थोड़ा सा खेल आएगा। देखो यहां पे टी 2 बार है, ठीक है। अब देखो मान लो आपको ये वर्ड दिया गया है, ठीक है, ये एक वर्ड है टूल, ठीक है। या फिर ये मान लो और छोटा वर्ड मानते हैं जिसको हम लोग मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं कि और छोटा वर्ड क्या ही लेंगे हम लोग, नहीं चलो इसी को लेके करते हैं, टूल, ठीक है। अब जब अगर मुझे इसको अरेंज करना है, ठीक है, अगर मुझे इसको अरेंज करना है तो मैं बहुत तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। मैं कुछ अरेंजमेंट्स लिख रहा हूँ बस। जैसे मान लो कि एल यहाँ पे आ गया, ओ यहाँ पे चला गया, अब मान लो ये यहाँ पे चला गया, अब मान लो एल यहाँ पे चला गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा यहाँ पे लेटर्स आएगा। बट क्या अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे 4 आइटम्स है, ऑलरेडी सिलेक्टेड 4 आइटम्स है, इनको बस मुझे अरेंज करना है। तो 4 आइटम्स अगर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मुझे बस अरेंज करना है, तो 4p4 लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है, सिंपल 4 फैक्टोरियल लिख दो, 24 वेज है, 24 वर्ड्स बनेगा। बट एक्चुअली 24 वर्ड्स नहीं बनेगा, आप अगर देखोगे क्यों नहीं बनेगा पता है 24 वर्ड्स, क्योंकि फॉर्मूला को ये पता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 आइटम्स है, बट एक्चुअली यहाँ पे 4 आइटम नहीं है ना, ये दोनों ओ तो बराबर है, बट फॉर्मूला इसको क्या ले रहा है, O1 और O2 दो अलग अलग आइटम करके ले रहा है। तो अगर फॉर्मूला मुझे ऐसा और एक वर्ड बना के देगा जिसमें O2 यहां पे है, O1 यहां पे है, फॉर्मूले के हिसाब से ये एक अलग वर्ड है, क्योंकि ये वाला पैरामीटर यहां पे आया है और ये वाला पैरामीटर यहां पे गया है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे अलग अलग लेटर होता तब तो अलग वर्ड ही बनता ना भाई, अलग अलग लेटर होता तो अलग वर्ड बनता। जैसे मान लो कार्ट है, तो सी और टी ऐसे है, आर और एक्सचेंज हो रहे हैं, ये दोनों एक्सचेंज हो गए, स्वैपिंग हो गए, तो अलग वर्ड बना। तो अगर ये वाला और ये वाला एक्सचेंज हुआ तो अलग वर्ड बनना चाहिए, बट यहाँ पे बनेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों लेटर तो सेम है ना भाई, अलग वर्ड कैसे बनेगा। इसको भी आप टूल बोलोगे, इसको भी आप टूल ही प्रोनाउंस करोगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स के लिए यहाँ पे एक बार O1 O2, एक बार O2 O1, सारे वर्ड्स को वो क्या कर देगा फॉर्मूला, कि जिसमें 2 बार ओ आ रहा है, एक ओ इधर जा रहा है, एक ओ इधर जा रहा है, उसको अलग अलग काउंट करेगा वो, जबकि वो सेम वर्ड है। तो इस चीज को तो हमको रोकना पड़ेगा ना, हमको कंपेंसेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला अभी इतना तो चेंज नहीं कर सकता। फॉर्मूला आपको 24 आंसर दे देगा इसका, बट आपको फाइनल आंसर क्या करना है, फॉर्मूला आपको बोलेगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 पैरामीटर है, 4 पैरामीटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। यहाँ पे सिलेक्शन का बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड 4 पैरामीटर है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपको 2 फैक्टोरियल एक करना पड़ेगा, किस लिए, क्योंकि 2 बार ओ रिपीट हो रहा है, ठीक है।
तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका आंसर हम लोग निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहा है, t रिपीट हो रहा है 3 बार, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कंपेंसेट करने के लिए। ठीक है, तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है। एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए, चलो आप लोग रोगे नहीं तो। 6 फैक्टोरियल होता है 720 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होता है 6 से काट देंगे तो आएगा 120, 12 इंटू 7 आता है 840। ठीक है, तो 840 आंसर। अब और एक वर्ड में आपको बता देता हूं, जैसे सक्सेस। यहां पे क्या होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल। ठीक है, एस 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, सी 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, सिंपल है, 280 आएगा इसका आंसर, क्योंकि 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल हमने कर लिया, 840 आ रहा है। सॉरी सॉरी, और एक 2 से डिवाइड होगा तो ये 420 आएगा, 420 आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो, हाउ मेनी वर्ड्स, इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फैशन कैन बी अरेंज्ड सच दैट वावेल्स आर टुगेदर? तो वावेल्स अगर एक साथ चाहिए आपको, यानी एफ है आपके पास, ए को छोड़ दो फिलहाल, एस है, एच है, आई को छोड़ दो, ओ को छोड़ दो, एन है, और साथ में वावेल्स क्या क्या है? ए है, आई है, ओ है। ये तीनों हमेशा एक साथ होने चाहिए। तो इसको हम लोग एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, यानी फॉर्मूला क्या करेगा, इन तीनों को एक पैरामीटर मानेगा। ये एक पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर, चौथा पैरामीटर, पांचवा पैरामीटर। तो आप खुद सोचो, 5 ऑलरेडी सिलेक्टेड पैरामीटर्स को बस अरेंज करने में हाउ मेनी वेज कैन बी देयर? 5p5, बट हम लोग इतना मेहनत क्यों करें? सिंपल हम लोग लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, बट इस बॉक्स के अंदर ये तीनों आपस में अरेंज हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं भाई, टुगेदर ही रहेंगे बट आपस में तो स्वैपिंग हो सकता है ना। तो 3 आइटम्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3 आइटम्स, 3 सिलेक्टेड आइटम्स ऑलरेडी, बस आपस में अरेंज होना है इनको। दे कैन अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। सेवन 20। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर बोले कि वावेल्स टुगेदर नहीं होना चाहिए, वावेल्स टुगेदर नहीं होना चाहिए तो कैसे निकालेंगे? ये निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। वावेल्स नॉट टुगेदर होगा टोटल माइनस वावेल टुगेदर। तो ये तो हो जाएगा आपका 720। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होगा? तो देखो, अगर 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं और यूनिक आइटम्स है, अलग अलग, रिपीट भी नहीं हो रहा है। रिपीट होने से मैं नीचे डिवाइड भी करता कुछ, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड भी करता, तो रिपीट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 7 ऑलरेडी सिलेक्टेड आइटम्स हैं, उनको बस अरेंज करना है, तो क्या होगा? 7p7, बट ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, 7 फैक्टोरियल लिख लेंगे। ठीक है, ये होता है 5040 माइनस 720, 50 माइनस 7 43, 40 माइनस 20 20। ठीक है, ये ऐसा होगा, जस्ट मैंने एग्जांपल दिखाया आपको। यहां पे आपको निकालना है, ये आपको मैं होमवर्क दे दूं क्या? इसका कैलकुलेशन होमवर्क दे देता हूं, चलो। वावल्स, नो टू वावल्स आर टुगेदर, वावल्स टुगेदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वावल्स टुगेदर नहीं होने चाहिए, कैसे निकलेगा? टोटल माइनस वावल्स टुगेदर।
टोटल बताओ भाई क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज, बट 6 यूनिक आइटम्स नहीं है, एक रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब वावल्स टुगेदर अगर है तो वावल्स को टुगेदर रखो भाई, एस एम एम आर यू ई, एक आइटम, दो आइटम, मतलब 3 आइटम, 4 5 आइटम, ऑल्दो ये दोनों आइटम रिपीट हो रहे हैं। एनीवेज चलो वावल्स टुगेदर वाला बताओ, 1 2 3 4 5 आइटम, तो 5 ऑलरेडी सिलेक्टेड आइटम्स को अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज कर सकते हैं हम लोग, इन 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। बट यहां पे 5 आइटम में से 2 आइटम रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बट 5 आइटम में से एक आइटम ऐसा है जिसमें ऑलरेडी और 2 आइटम्स है, ठीक है, तो वो ये दोनों आइटम्स आपस में भी तो अरेंज हो सकता है इन 2 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज फॉर रिपीटिशन, कि लेटर्स रिपीट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो फॉर रिपीटिशन, एंड दिस इज फॉर वावल्स का आपस में अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? तो यहां पे भी आया था ना वावल्स का आपस में अरेंजमेंट, ये रहा, ये है वावल्स आपस में, क्या 3 वावल्स हैं तो 3 वावल्स यानी 3 यूनिक चीजें आपस में अरेंज करेंगे तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपस में अरेंज करेंगे तो 3 फैक्टोरियल वाइज। दो यूनिक चीजें ऑलरेडी सिलेक्टेड, दो यूनिक चीजें हैं वो आपस में अरेंज करेंगे तो 2 फैक्टोरियल वाइज, ठीक है। तो आंसर, अच्छा आंसर ये आप लोग कर लेना, आंसर निकाल लेना भाई आप लोग, कितना आएगा 720 360 माइनस 120 240 आ जाएगा। चलो क्या ही आप लोग आंसर निकालोगे, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर मैंने बता दिया। चलो एक आखिरी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड assumed are arranged randomly, how many words will start and end with vowel? अब यहाँ पे थोड़ा हमको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का भी यूज करना पड़ेगा, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एंड आज के क्लास का भी हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे 7 लेटर आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब स्टार्ट और एंड वावल से होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास 3 वावल्स है, ठीक है, हमारे पास 3 वावल्स है, क्या क्या है, ए है, यू है, ये है। तो मान लो मैंने पहला वावल यहां पे बैठाया, तो दिस पर्टिकुलर प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, होगा ना, दिस पर्टिकुलर प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, क्योंकि मेरे पास 3 वावल है। अब एक वावल यूज हो चुका है, दिस पर्टिकुलर प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, और एक वावल यूज हो चुका है। अब एक वावल बच गया, एक वावल बच गया इस जगह के लिए, एक वावल बच गया, जो भी वो वावल होगा हमको तो नहीं पता, एक वावल बच गया, और क्या क्या बच गया, एस बचा है, एम बचा है, और डी बचा है, ठीक है। अब मेरे पास 5 यूनिक आइटम्स है, ऑल्दो एक यहां पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, मेरे पास 5 आइटम्स। अलार्म बज चुका था, अलार्म बजने से वीडियो ऑफ हो जाता है ना, ओके। सो 5 आइटम्स है मेरे पास, ये 5 आइटम्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड 5 आइटम्स है, जो जाके 5 जगहों पे बैठेंगे, 1 2 3 4 5 जगह पे बैठेंगे, दिस कैन बी अरेंज्ड इन 5p5, और एल्स इतना मेहनत नहीं करके हम लोग सिंपल लिखेंगे 5 फैक्टोरियल वेज। बट इन 5 आइटम्स में से 2 रिपीट हो रहा है, तो ये होगा 2 फैक्टोरियल। तो इसका जो फुल फ्लेजेड आंसर होगा, दिस विल बी 3 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2। तो ये 2 फैक्टोरियल और 2 तो कट जाएगा, 1 1 आएगा। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, इसलिए मैंने बोला एटलीस्ट 6 फैक्टोरियल या 7 फैक्टोरियल तक आप लोग वैल्यूज याद रखो। 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 360।
ठीक है। सो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, आराम आराम से जाएंगे, ठीक है। परमुटेशन फाड़ देंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज हमने सेंचुरी पूरा कर लिया। थोड़ा बैट दिखाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियोस और लेक्चर्स अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज 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 वीडियोस को शेयर कर देगा। लाइक करो या ना करो, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल पाए। ये पेड क्लासेस का खतरनाक कंटेंट है जो आपको यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। सो थैंक यू एवरीवन।